वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूमेटिक फीवर, जो कि हमारा एक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग दोनों का ही एक टॉपिक है, रूमेटिक फीवर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज हम इस रूमेटिक फीवर के बारे में क्या क्या बात करेंगे। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि रूमेटिक फीवर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, देन हम बात करेंगे कॉजेज़ की, फिर हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और लास्ट आज हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, कि इसे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रूमेटिक फीवर है क्या। रूमेटिक फीवर की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जब स्ट्रेप्टोकोकल जो होती है हमारी, स्ट्रेप्टोकोकल भी जो ए टाइप की होती है, उससे जब हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन होता है और वो कंडीशन जो होती है वो अनट्रीटेड छोड़ दी जाती है, तो उस कंडीशन की वजह से रूमेटिक फीवर कॉज होता है। मतलब अगर हम सिंपली बात करें तो हमारी ही बॉडी की ऑटो इम्यून का मतलब ही होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो हमारी ही बॉडी पे अटैक करें। मतलब हमारी बॉडी में जब कोई एंटीजन बाहर से आता है तो उसके लिए एंटीबॉडी खुद से बनती है। तो एंटीबॉडी जो है वो फॉरेन बॉडी के साथ साथ हमारी खुद की बॉडी को भी जब हार्म करने लगे तो उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़। तो ये रूमेटिक फीवर की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। जो क्यों होती है, इसका मेन कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस ए इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस ए जो बैक्टीरिया है, इसके इन्फेक्शन से सबसे पहले हमें थ्रोट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसे हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं। तो फेरेंजाइटिस जो होता है, अगर ये अनट्रीटेड रह जाता है, सारे फेरेंजाइटिस जो होते हैं वो रूमेटिक फीवर नहीं कॉज करते हैं, बट कुछ जो अनट्रीटेड रह जाते हैं वो हमारे बॉडी में रूमेटिक फीवर कॉज करते हैं। जो ये होता है हमारा, ये 5 हमारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। ये हमारे जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है, स्किन पे अफेक्ट करता है, ब्रेन पे अफेक्ट करता है, एंड हमारे ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ हम रूमेटिक फीवर जिसकी बात कर रहे हैं, ये मेनली हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे चाइल्ड में दिया गया है। तो हम इसके डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। रूमेटिक फीवर इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। जैसे कि हमें पता है कि क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। कैसा इन्फेक्शन है ये? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस ए का। तो इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जो डेवलप हो रही है किसके कॉम्प्लिकेशन से? अनट्रीटेड और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड। मतलब अगर वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ या अनट्रीटेड छोड़ दिया गया है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस क्या थ्रोट इन्फेक्शन को, जिसे हम फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं। इट कैन अफेक्ट द हार्ट, जॉइंट, स्किन एंड नर्वस सिस्टम, लीडिंग टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक रूमेटिक हार्ट डिसीज़। अब ये किसका कॉम्प्लिकेशन है? ये कॉम्प्लिकेशन है फेरेंजाइटिस का। लेकिन अगर रूमेटिक फीवर को भी हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक रूमेटिक हार्ट डिसीज़, मतलब हार्ट के जो वॉल्व्स हैं उस पर अफेक्ट करेगा। मिट्रल वॉल्व हमारी हो गई, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गई, तो उन सब वॉल्व्स पे भी ये अफेक्ट करेगा, जो उनके वॉल्व्स होंगे। तो इसलिए ये एक सीरियस कंडीशन है एंड ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को भी कॉज करता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो हमें पता है कि इसका मेन कॉज जो एग्जैक्ट इसका कॉज होता है वो हमारा होता है स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। फर्स्ट हमारा कॉज इसका यही होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस जो है सिर्फ 3% आगे चल के रूमेटिक फीवर कॉज करता है। मतलब सारे फेरेंजाइटिस जो हैं वो रूमेटिक फीवर नहीं कॉज करते हैं, सिर्फ 3% के जो हमारे होते हैं फेरेंजाइटिस वही रूमेटिक फीवर को कॉज करते हैं। मेनली अगर हम बात करें कि किस एज को ये अफेक्ट करता है, तो मेनली ये 5 to 15 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये हमें देखने को मिलता है। इसके अदर कॉजेज़ भी हैं एज लाइक पुअर सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग। पुअर सैनिटेशन की वजह से भी इन्फेक्शन ज़्यादा होता रहता है। ओवर क्राउडिंग है तो वहाँ भी, एंड मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मतलब अगर बार बार वो उस पेशेंट को या उस बच्चे को हमारा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, वो अनट्रीटेड छोड़ दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये कॉज हो सकता है। इसके अदर कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है। तो फैमिली हिस्ट्री है अगर उसके मदर या फादर को है तो मे बी वो जीन भी बच्चे में आया हो जिसकी वजह से वो बार बार इन्फेक्टेड हो रहा हो। मेन इसका कॉज हमारा स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरिया ही है। अब हम बात करें अगर इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो हमें पता है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट इन्वेजन टू द टिश्यू बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट किसी भी टिश्यू पे अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। तो हमारे बॉडी की ही एंटीबॉडी हमें हार्म कर रही है। मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्ट इन्वेजन नहीं कर रहा है।
यहाँ पे क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसकी वजह से जो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होता है वो होता है एंड हमारी बॉडी के सेल्स अफेक्टेड होने लगते हैं। अब एंटीबॉडी एंड एंटीजन का इंट्रैक्शन हुआ, एंटीबॉडी एंड एंटीजन का रिएक्शन मतलब यहाँ पे जो हमारा फॉरेन बॉडी था, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ए था जो आया हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बनाई। अब एंटीबॉडी जो है हमारी वो एंटीजन से इंटरैक्ट कर रही है, बट हमारे जो कार्डियो कनेक्टिव जो टिश्यूज़ होते हैं, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस ए है उसके कुछ मिमिक्री टाइप के हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ पे भी पाए जाते हैं। तो सेम एंटीजन जो वहाँ पे है, सेम चीज़ें, कुछ केमिकल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू पे पाए जा रहे हैं। इसकी वजह से जो एंटीबॉडी है वो हमारे बॉडी की उस ऑर्गन पे भी अफेक्ट डालती है। तो ये हमारा फर्स्ट है इसका रीज़न। देन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी बनाई। अब एंटीबॉडी बनाई तो एंटीबॉडी है ये क्रॉस करेगा ह्यूमन के टिश्यू को, और जहाँ भी सिमिलर उसे मिलेंगे कंपोनेंट ह्यूमन बॉडी में, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर भी सिमिलर हमारे एंटीजेनिक कंपोनेंट थे, अगर वो ह्यूमन के बॉडी में भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि कनेक्टिव टिश्यूज़ पे सेम हमारे कुछ एंटीजन जैसे ही कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो जो एंटीबॉडी बनी उसने एंटीजन पे तो अफेक्ट किया ही किया, बट सेम कंपोनेंट उसे बॉडी में भी जहाँ जहाँ मिले उसने वहाँ भी अफेक्ट किया। तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड इन्फ्लामेशन हुआ, मतलब वहाँ के जो हमारे ऑर्गन्स थे वो डैमेज हुए, मेनली ह्यूमन टिश्यू के। तो कौन कौन से हमारे, जैसे हार्ट हमारा इन्फेक्टेड हुआ, जॉइंट, ब्रेन, ये सारे हमारे अफेक्टेड हुए। इसकी वजह से रूमेटिक फीवर कॉज हुआ। अगर हम सिंपली बात करें तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये सीधा रूमेटिक फीवर को कॉज नहीं कर रहा है, इसमें हमारे एंटीबॉडी का रोल है। ग्रुप ए इन्फेक्शन आया स्ट्रेप्टोकोकस का, उसने इन्फेक्शन कॉज किया हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाई एंटीजन के लिए। अब उसने एंटीबॉडी जो बनाई एंटीजन से इंट्रैक्शन के लिए, तो सेम एंटीजन पे जो कंपोनेंट है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू पे भी पाए गए। तो जब एंटीबॉडी ने हमारे रिएक्ट किया एंटीजन के लिए, सेम टाइम उसने हमारी बॉडी के लिए भी रिएक्ट किया। तो रिएक्ट करने की वजह से जहाँ जहाँ वो हमारे कंपोनेंट्स पाए जा रहे थे वहाँ वहाँ अफेक्शन, हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिला। तो ये हमारे कहाँ कहाँ पाए जा रहे थे, 5 ऑर्गन्स पे हमारे, जैसे हार्ट पे पाया जा रहा था, जॉइंट पे पाया जा रहा था, हमारे ब्रेन पे पाया जा रहा था, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ पे। तो उस जगह पे इन्फ्लामेशन हो गया। अब इन्फ्लामेशन की वजह से ये रूमेटिक फीवर कॉज हुआ है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि इसका क्लिनिकल सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें पता है कि ये 5 ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो 5 ऑर्गन्स के बेस पे यहाँ पे 5 सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट सिम्टम जो है वो हमें पता है कि हार्ट का है, कार्डाइटिस। हमें पता है कार्डियक वर्ड जहाँ आता है उसका मतलब होता है हार्ट। तो ये हार्ट में जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, फर्स्ट वाला सिम्टम उसका है। सेकेंड सिम्टम है हमारे जॉइंट का, क्योंकि हमारा जॉइंट जो है वो भी अफेक्टेड होता है इस डिसीज़ कंडीशन में। तो सेकंड सिम्टम हमारा है जॉइंट का। थर्ड कंडीशन है हमारे ब्रेन का। फोर्थ कंडीशन है हमारे स्किन का। लास्ट कंडीशन है हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का। तो ये हमारे 5 मेजर सिम्टम्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिम्टम की, जिसमें दिया गया है कार्डाइटिस एंड वल्वुलाइटिस। इसमें क्या होती है, हार्ट की जो मरमर साउंड जो होती है वो इन्फ्लामेशन उसमें हो जाता है। हार्ट फेलियर भी हमें देखने को मिलता है, और जो वॉल्व्स होती हैं हार्ट की हमारे, वो जो है वो डैमेज हो जाती हैं। तो जब हमारी वॉल्व्स डैमेज होने लगती हैं तो उस कंडीशन को हम रूमेटिक हार्ट डिसीज़ बोलते हैं, जो कि इसका कॉम्प्लिकेशन है, रूमेटिक फीवर का कॉम्प्लिकेशन है रूमेटिक हार्ट डिसीज़। कार्डाइटिस एंड वल्वुलाइटिस मतलब वॉल्व्स जो हैं उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। कार्डाइटिस मतलब कार्डियक्स में हमारे इन्फेक्शन हो रही है, या मरमर जो हमारी साउंड होती है वो एबनॉर्मल हो रही है। पॉली अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन। पॉली मतलब मल्टीपल, तो यहाँ पे मल्टीपल जॉइंट्स में हमारे पेन होता है। अगर हम मेन ऑर्गन की, मेन जॉइंट की बात करें कि किस जॉइंट पे अफेक्ट करता है, तो साइनोवियल जॉइंट हमारे जहाँ जहाँ प्रेजेंट होते हैं ये मेनली उस ऑर्गन को हम उस पार्ट को ज़्यादा अफेक्ट करता है। लाइक हमारे नीज हो गए, एंकल्स हो गए, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया। तो पॉली अर्थराइटिस का मतलब है मल्टीपल हमारे जो जॉइंट्स हैं उन पे ये अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। देन है हमारा थर्ड कोरिया। कोरिया का होता है, यहाँ कोरिया दिया है, जिसका मतलब होता है कि हमारे ब्रेन पे ये अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को कन्वल्जन भी देखने को मिलता है। इनमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जो पेशेंट होता है उसके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगता है, मसल्स वीकनेस होने लगती है। देन फोर्थ सिम्टम की बात करें, मेजर सिम्टम है ये इरिथ्रमा मार्जिनना।
मार्जिनेटम, मतलब यहाँ पे हमें स्किन में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। स्किन में हमें पेनलेस मतलब उसमें कोई भी हमें पेन नहीं फील होगा। पिंक रैशेस देखने को मिलेंगे एंड वेबी इट्स होंगे। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स की बात करें तो यहाँ भी हमारे पेनलेस लम्स होंगे, मतलब लम्स डेवलप तो हो जाएंगे बट उनमें कोई भी पेन नहीं होगा और वो स्किन के अंदर हमारे हमेशा कॉज होते हैं। तो ये 5 हमारे मेजर सिम्टम्स हैं। अगर हम बात करें अपने माइनर सिम्टम्स की कि माइनर सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो फर्स्ट सिम्टम माइनर होता है फीवर, क्योंकि इसके नाम से हमें समझ आ रहा है रूमेटिक फीवर। तो फर्स्ट सिम्टम हमारा माइनर है फीवर। सेकंड है एर्थरेजिया। एर्थरेजिया का मतलब होता है, अर्थरेजिया का मतलब होता है जॉइंट पेन विदाउट स्वेलिंग। यहाँ पे जॉइंट पेन तो होता है अर्थरेजिया में, बट यहाँ पे कोई भी स्वेलिंग नहीं होती है। इंक्रीज इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, मतलब जो इन्फ्लामेशन के मार्कर्स होते हैं कुछ हमारी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएंगे। देन लास्ट है ईसीजी चेंज, मतलब प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल्स, यहाँ पे ईसीजी हमारी भी चेंज हो जाती है। ये माइनर सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की, तो फर्स्टली हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि उसे कितनी ड्यूरेशन की जो फेरेंजाइटिस थी वो थी, उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को थी या नहीं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी बॉडी को प्रॉपर्ली असेस करेंगे, रैश वगैरह चेक करेंगे, नोड्यूल चेक करेंगे। देन जो थर्ड एग्जामिन हम करते हैं वो करते हैं थ्रोट कल्चर, क्योंकि ये फेरेंजाइटिस की वजह से हो रही है तो थ्रोट कल्चर से हम कंफर्म कर सकते हैं। देन हम कर सकते हैं स्टेप्टोलाइसिन ओ, मतलब इसमें हम क्या करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन, मतलब इंट्रैक्शन जो हो रहा था हमारी बॉडी में उसको हम टेस्ट करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस जो था उसने कब इन्फेक्शन को कॉज किया है। एंड लास्ट टेस्ट हम इसमें कर सकते हैं ईसीजी, जिससे हमें हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हमें पता चल जाएगी। अब बात करें अगर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इसका बेस होगा इसके सिम्टम्स पे। तो जो जो सिम्टम्स हमें यहाँ देखने को मिले थे हम उन्हीं के बेसिस पे इसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हम मेनली मेडिकल मैनेजमेंट ही देते हैं, बट सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट कब होगा, जब हार्ट के जो वॉल्व्स थे उनमें कोई डिसीज़ हो रही थी, सीवियर वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम सर्जरी कर सकते हैं, बट मेनली हम इसे मेडिकली ही ट्रीट करते हैं। मेडिकली ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले इसे देंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक्यूट इन्फ्लामेशन को जो फीवर की वजह से कॉज हो रही थी उसे हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम सैलिसाइक्लेट दे सकते हैं मेनली एंटी इन्फ्लामेटरी में, और एस्पिरिन भी हम यहाँ पे देते हैं स्टेरॉइड की जगह पे। देन हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं कार्डाइटिस अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम देते हैं 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के लिए, मतलब अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, वॉल्व्स वगैरह अफेक्टेड हो गए हैं, तो 3rd डिग्री की अगर हार्ट ब्लॉक हुई है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। एंटी कन्वर्जेंट कब देंगे हम, जब पेशेंट को कन्वर्जन हमें देखने को मिल रहा हो कि उसे कन्वर्जन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे भी हम वॉल्प्रोइक एसिड दे सकते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक की अगर बात करें हम, तो यहाँ एंटीबायोटिक भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसे ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। तो एंटीबायोटिक में हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। डाइट की बात करें तो यहाँ पे हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो एक हम बैलेंस डाइट ले, जिसमें हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल ही फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सोडियम रिस्ट्रिक्ट करेंगे डाइट में, बाकी बैलेंस डाइट हम उसे एडवाइस कर सकते हैं। एक्टिविटी में हम बेड रेस्ट बोलेंगे पेशेंट को, क्योंकि अभी जो उसकी कंडीशन है उसे ज़्यादा रेस्ट की नीड होती है, एंड प्रॉपर फॉलोअप के लिए हम उसे बोल देते हैं। तो ये हमारे मैनेजमेंट का इसका वे होता है कि इसे हम इसके जो भी सिम्टम्स देखने को मिले हैं उसी के बेस पे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं अगर हार्ट ब्लॉकेज हुआ है, एंटी कन्वर्जेंट दे सकते हैं अगर कन्वर्जन देखने को मिल रहा है पेशेंट में तो ही हम देंगे ये। एंटीबायोटिक हम देंगे क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंटीपायरेटिक भी दे सकते हैं हम यहाँ, क्योंकि पेशेंट जो है उसे फीवर भी हमें देखने को मिला था। डाइट में हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि फ्लूइड थोड़ा वो रिस्ट्रिक्ट करे एंड सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले, बाकी वो बैलेंस डाइट ले सकता है। एक्टिविटी में मेनली उसे हम बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जो कि था रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस ए की वजह से होने वाला एक इन्फेक्शन था, जो अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है फेरेंजाइटिस में जो होता है फेरिंग्स में, तो फिर वो आगे चल के रूमेटिक
फीवर कॉज कर देता है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।